नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। भारतीय सियासत में ममता, माया और जया को तीन देवियां कहा जाता था। इन तीन नेत्रियों में काफी समानता भी थी। तीनों अविवाहित, मगर तात्कालीन सियासत के बड़े बड़े फैसले इन्हीं की दहलीज पर हुआ करते थे। सरकार तक गिरा देने की कुव्वत थी इनमें। इसके बावजूद भी तीनों की वारिस तथा इनकी सियासत आजकल हाशिए पर है। आखिर क्यों इनकी सियासत रसातल की ओर जा रही है, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जब भारत ने 21वीं सदी के दहलीज पर कदम रखा था, तब देश की राजनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव आकार ले रहा था। पुरुषों के वर्चस्व वाली भारतीय सियासत के फलक पर तीन महिला नेत्रियां पूरे दमखम के साथ उनकी दमक थी। दक्षिण में जय जयललिता, उत्तर में मायावती और पूर्व में ममता बनर्जी। इन तीनों के राजनीतिक मिजाज में गजब की आक्रामकता थी। तेवरों में वैचारिक कड़वाहट और जन आकर्षण का एक अनूठा संगम था। इनके पास अपने अपने राज्यों में एक ऐसा समर्पित मतदाता वर्ग था जो उनके एक इशारे पर राजनीतिक फिजा बदलने की कुव्वत रखता था। ममता जी को तो आज भी कंट्रोल करना मुश्किल है। अटल जी ने सरकार कैसे चल रही है तो आज तो बंगाल का जो धमाल चलता रहता ममता का, वाकई कमाल है। क्या ममता, क्या जयललिता, पता नहीं अटल जी कैसे इनको पूरा पाड़ते होंगे। जिस प्रकार से उन्होंने परमाणु बम के मसले पर निर्णय कराया और किया कि हाँ, भारत को शक्ति संपन्न होना चाहिए, भारत को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, तो आनंद आता था। एक साथ नहीं फोड़े, रोज एक बम। आज एक बम फोड़ा, पूरा देश उछल गया। दूसरे दिन फिर दूसरा फोड़ दिया। लोगों ने कहा प्रतिबंध लगा देंगे, तो तीसरे दिन फिर फोड़ दिया। ने कहा अब तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, चौथे दिन फिर फोड़ दिया। ये अटल जी कर सकते थे। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का कितना पवित्र पद उन्होंने धारण किया था कि जब जब आवश्यकता पड़ी इस देश को, चाहे बांग्लादेश का युद्ध हो या बाद के किसी और कालक्रम की बात हो, जब भी वो विदेश में गए, भारत माता को सदैव गौरवान्वित किया, लोकतंत्र को सदैव उन्हें आनंद के साथ पूरे देश को आनंद के हिलों में डुबाने का काम किया। इन तीनों नेत्रियों की सियासी पकड़ कैसी थी, आइए इसे भी समझते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार वाले दौर में इन्हें भारतीय राजनीति की तीन देवियां कहा गया। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि इस दौर की सत्ता की सच्चाई थी। दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा, किसकी सरकार बचेगी और किसकी गिरेगी, इसका रिमोट कंट्रोल काफी हद तक इन्हीं तीनों नेताओं के हाथों में था। जयललिता ने एक बार चाय की चुस्की लेते हुए केंद्र सरकार गिरा दी थी। मायावती ने अप्रत्याशित पाला बदलकर इतिहास की धारा मोड़ दी थी और ममता बनर्जी की सहमति के बिना रेल मंत्रालय का पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन 21वीं सदी की पहली सिल्वर जुबली होते होते समय का चक्र पूरी तरह घूम चुका है। जो राजनीतिक दल कभी क्षेत्रीय अस्मिता और वंचितों के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रतीक थे, वो आज या तो इतिहास के पन्नों में सिमट रहे हैं या फिर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अंतिम संघर्ष कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वन वुमेन आर्मी कहलाने वाली इन नेताओं के साम्राज्य भरभरा कर ढह गए? क्यों इन तीनों की पार्टियां आज राजनीतिक रसातल की ओर जा रही हैं? मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट दिया है और हमारी वजह से सरकार गिरी है। ये निर्णय क्यों लेना पड़ा आपको? ये उत्तर प्रदेश का जवाब है बीजेपी को। आगे क्या स्थिति बन रही है, आप इसको समर्थन करेंगे? ये हम आगे बताएंगे। अपने कार्ड हम पहले नहीं खोलते। आपको बताएं। इन तीनों नेताओं की सबसे बड़ी ताकत और बाद में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि वो अपनी पार्टियों में सुप्रीमो थी। उन्होंने किसी स्थापित राजनीतिक खानदान की बैसाखी के बिना केवल अपने जुझारूपन से ये मुकाम हासिल किया था। जयललिता ने एमजीआर की विरासत को संभालने के लिए अपनों और बेगानों दोनों से लंबी लड़ाई लड़ी।
तमिलनाडु की सड़कों पर उनके साथ जो अभद्रता हुई उसे उन्होंने एक चुनौती की तरह लिया और एआईएडीएमके को राज्य की सबसे मजबूत कैडर आधारित मशीनरी में बदल दिया। ममता बनर्जी और जयललिता में क्या क्या समानता है, आइए इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। जयललिता बनाम ममता बनर्जी। जयललिता को अम्मा बुलाते थे तो वही ममता बनर्जी को ममता। पद अब दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं। राज्य जयललिता तमिलनाडु, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल। जयललिता की उम्र 58 वर्ष तो ममता बनर्जी 71 साल। जयललिता पार्टी एआईएडीएमके, ममता बनर्जी टीएमसी, दोनों ही अविवाहित। शिक्षा की अगर बात करें तो जयललिता एलएलबी, ममता बनर्जी भी एलएलबी। प्रॉपर्टी 15 करोड़ जयललिता के पास, ममता बनर्जी 15,34,000 रुपए। आज हम लोगों पर अत्याचार चल रहा है, हमारा वर्कर को हर रोज अरेस्ट कर रहा है, हमारा इलेक्टेड बॉडी को फंक्शन नहीं करने दे रहा है। अगर आप सच से जीतता, हिम्मत से जीतता, तो आप इतना अत्याचार नहीं करते, आप इतना जुल्म नहीं करते, आप जनता के लिए काम करते। लेकिन आप काम नहीं कर रहा है, आप जनता का साथ दुश्मनी कर रहा है। और इसी के लिए हम लोग इंडियन अलायंस एक साथ में हम फर्स्ट वीक ऑफ जून में बैठने का कोशिश करेंगे, सबको साथ बातचीत करके। और जो अदर जो लाइक माइंडेड पार्टी है, और हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो आपको मुखोश छीनने के लिए wherever we have to go, we are ready to go. Please see that we are not going to bow down our head. You can arrest my 2,500 people. You can loot at my party office. उत्तर प्रदेश में मायावती ने काशीराम के बहुजन आंदोलन को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। एक दलित की बेटी का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की सबसे क्रांतिकारी घटनाओं में से एक था। उन्होंने नौकरशाही को एक नई दिशा दी और एक ऐसा संगठन खड़ा किया जहां बहन जी का उद्देश्य ही अंतिम कानून था। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया जो समकालीन राजनीति में असंभव माना जाता था। उन्होंने 34 वर्ष के अजय और सांगठनिक रूप से क्रूर वामपंथी शासन को सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलनों के बल पर उखाड़ फेंका। इन तीनों नेताओं ने अपने अपने राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई और उन्हें कड़े नियंत्रण के साथ चलाया। लेकिन इस सफलता के पीछे एक बड़ी खामी भी ताकतवर होती चली गई। इन दलों में संगठन का पर्याय केवल एक चेहरा बन गया था, पार्टी सुप्रीमो। जब तक इन नेताओं का जादुई असर रहा, पार्टियां चलती रहीं, लेकिन जैसे ही नेतृत्व पर संकट आया, पूरी संगठन ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। मगर ममता बनर्जी के समर्थकों का ऐसा मानना था कि ममता बनर्जी कभी हार नहीं सकती। मायावती का राजनीतिक सफर। जन्म 15 जनवरी 1956। स्थान दिल्ली में एक दलित परिवार में। राजनीतिक सफर। काशीराम के मार्गदर्शन में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। पहली बार 3 जून 1995, दूसरी बार 21 मार्च 1997, तीसरी बार 3 मई 2002, चौथी बार 13 मई 2007। वारिस भतीजे आकाश आनंद। न कोई वोटर्स को हटा पाएगा, न इन लोगों के कहने से कुछ होगा। ममता जीतेगी, लिख लीजिए आप और रिकॉर्ड रखिए इसे, और भारी बहुमत से जीतिए। बहुत बड़ा अंतर है। सारी ताकत दिल्ली लगा दे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ममता। जब ये नेत्रियां अपनी सियासत के चरम पर थीं, तब वो धीरे धीरे भ्रष्टाचार, कुशासन और पावर सेंट्रलाइजेशन के आरोपों से घिरती चली गई। जयललिता के कार्यकाल में आय से अधिक संपत्ति के मामलों ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। उनकी सहेली शशिकला और उनके परिवार का सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप इस कदर बढ़ा कि जनता के बीच एक नकारात्मक संदेश गया। न्यायिक प्रक्रियाओं और कारावास ने जयललिता के अंतिम वर्षों को राजनीतिक रूप से काफी कमजोर कर दिया। कोई अच्छा विकास कार्य होता है तो उसका श्रेय
नेहरू गांधी परिवार द्वारा ले लिया जाता है। जबकि कोई गलत कार्य होता है तो उसके लिए सरकार को आरोपित किया जाता है। ये कैसा न्याय है? कांग्रेस पार्टी बार बार अपनी ऐतिहासिक भूलों को दोहरा रही है और बता रही है कि अन्य राजनीतिक गठबंधन अवसरवादी है, जबकि उन्हें इसका कोई नैतिक अधिकार नहीं। उत्तर प्रदेश में मायावती पर भी आइडियोलॉजी से भटकने के आरोप लगे। ताज कॉरिडोर घोटाला हो या स्मारकों में मूर्तियों की स्थापना का विवाद, इन सब ने मायावती की छवि को एक मिशनरी नेता के बजाय एक वैभवशाली शासक के रूप में स्थापित किया। पार्टी में टिकटों की कथित खरीद फरोख्त के आरोपों ने उस समर्पित कैडर को निराश किया जो कभी वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए निस्वार्थ भाव से लगा हुआ था। ममता बनर्जी की कहानी और भी विरोधाभासी है। उन्होंने वामपंथ के कुशासन को समाप्त करने का संकल्प लिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद तृणमूल कांग्रेस से टीएमसी पर उसी हिंसक राजनीतिक मॉडल और सिंडिकेट राज को अपनाने के आरोप लगे। शारदा चिटफंड, नारदा स्टिंग और हालिया शिक्षक भर्ती घोटालों ने पार्टी की साख को गंभीर नुकसान पहुंचाया। संदेश खाली जैसी घटनाओं ने ममता बनर्जी के सबसे मजबूत आधार महिला वोटर को झकझोर कर रख दिया। जब राज्य सरकार इन मामलों में घिरे अपने नेताओं का बचाव करती दिखी तो जनता का मोह भंग हो गया। ममता बनर्जी का सियासी सफर। जन्म 5 जनवरी 1955, स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरुआत की, बाद में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। कितनी बार मुख्यमंत्री बनी? 3 बार बनी राज्य की सीएम। पहली बार 20 मई 2011, दूसरी बार 27 मई 2016, तीसरी बार 5 मई 2021। आपने वोट लूट किया है, इसका बाद आपका शर्म नहीं लगता है कि आप हमारा 2-2.5 हजार पार्टी वर्कर को आपने अरेस्ट किया? आपने हमारा 2-2.5 हजार पार्टी ऑफिस को लूट किया। आपने हॉकर लोगों को जीवन जिंदगी खत्म कर दिया। आपने कितना लोगों को घर तोड़ दिया। आपने बुलडोजर लेकर वर्कर को अलाउ किया रास्ते में काम करने के लिए। और एक जगह सेंट्रल फोर्स, अभी बीजेपी पावर में है इसी के लिए, और साथ में स्टेट पुलिस फोर्स जो आपने चुन के ले आया बीजेपी से। साथ में बीजेपी का जो लोग है वो भी पुलिस का ड्रेस करके निकालता है। मेरे को पहले पता नहीं था, चुनाव का टाइम में भी ऐसा ही किया। तीनों नेताओं के राजनीतिक जीवन में एक और समानता थी। तीनों अविवाहित रही और उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह राजनीति को समर्पित कर दिया। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम ये हुआ कि इन पार्टियों के भीतर कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी तैयार नहीं हो सका। चूंकि संगठन का आकार बहुत व्यापक हो चुका था, इसलिए इन्हें किसी न किसी नंबर 2 यानी संकट मोचक पर निर्भर रहना पड़ा। विडंबना ये रही कि जिन पर भी भरोसा किया गया वहां से वफादारी के बजाय विवाद और आंतरिक कलह ही उत्पन्न हुई। आखिर किस ओर बढ़ रही है विरासत? आइए लगे हाथ इसे भी समझ लेते हैं। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके जिस तरह गुटबाजी में बटी, उससे जनता का पार्टी से मोह भंग हो गया। आज स्थिति यह है कि जयललिता की मृत्यु के लगभग 1 दशक बाद पार्टी तमिलनाडु में तीसरे स्थान पर खिसक गई और पार्टी के टूटने का सिलसिला थमा नहीं। अन्ना द्रमुक की राजनीतिक जमीन अब तमिल सिनेमा के अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके और परंपरागत प्रतिद्वंदी डीएमके के बीच बढ़ती नजर आ रही है। जयललिता का सियासी सफर। जन्म 24 फरवरी 1948, कहां? मैसूर के मेलुकोटे में। राजनीतिक सफर। वो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रही, बाद में वो राजनीति में आई। एआईएडीएमके की प्रमुख बनी। वो 6 बार रही तमिलनाडु की मुख्यमंत्री। पहली बार 24 जून 1991 में, दूसरी बार 14 मई 2001, तीसरी बार 2 मार्च 2002, चौथी बार 16 मई 2011, पांचवी बार 23 मई 2015, छठी बार 23 मई 2016। वारिस पार्टी में वीके शशिकला और ओ पनीरसेल्वम। उत्तर प्रदेश में 2012 के बाद से बहुजन समाज पार्टी लगातार
हाशिए पर है। भाजपा ने अपनी कुशल सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से गैर जाटव दलितों को अपने पाले में कर लिया, जबकि बचे हुए दलित मतों पर अब समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। नतीजा बसपा एक गहरे राजनीतिक शून्य की ओर अग्रसर है, जहां भाई और भतीजे की इर्द गिर्द सिमटी पार्टी राजनीतिक कैडर को कोई ठोस वैचारिक दिशा देने में विफल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के जाते ही उनकी पार्टी टीएमसी की दीवारें दरकने लगी हैं। अभिषेक बनर्जी के दबदबे के कारण पार्टी के पुराने और वफादार नेताओं में तीव्र असंतोष है। सत्ता विरोधी लहर और आंतरिक कलह का सीधा लाभ भाजपा ने खूब उठाया, जिसने ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में तृणमूल के पारंपरिक जनाधार में बड़ी सेंध लगाई। गंभीर आरोपों और जांच के घेरे में आई तृणमूल आज अलग थलग पड़ रही है। वहीं समाज पार्टी के राम गोपाल यादव मायावती को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अब मायावती जी का अस्तित्व तो खुद ही खत्म हो गया है जी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में तो मीटिंगें करते, तब मैंने बोला है कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा है कि जितने भी ब्राह्मण हैं जिनका सम्मान नहीं हो रहा है, जिनकी उपेक्षा हो रही है, वो हमारे साथ आए, समाजवादी पार्टी में आए, उनका सम्मान होगा। लेकिन बहन जी तो कह रही है कि हम सरकार हम बनाने जा रहे हैं। अब आपने पिछले चुनाव आप देख लिए हैं, उनके कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं। आखिर तीनों दलों की दो बुनियादी भूलें कौन कौन सी थी, आइए इसे भी समझ लेते हैं। पहला, इन्होंने अपनी पार्टियों को एक लोकतांत्रिक संस्था बनाने के बजाय व्यक्ति केंद्रित कल्ट में तब्दील कर दिया। दूसरा, इन्होंने अपने प्रभाव को बचाए रखने के डर से कभी भी दूसरी कतार का मजबूत नेतृत्व पनपने नहीं दिया। इसके अलावा ये पार्टियां 21वीं सदी के बदलते मतदाता की आकांक्षाओं को पढ़ने में भी विफल रहीं, जो अब केवल अस्मिता या भावुकता के नाम पर नहीं, बल्कि सुशासन, रोजगार और पारदर्शिता के आधार पर मतदान करता है। अगले साल चुनाव है, ऐसे में सपा, बसपा और कांग्रेस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की क्या राय है, इसे भी समझ लेना निहायत जरूरी है। देखिए, इसके दो प्रश्न हो गए। लोकतंत्र में कोई किसी से मिल सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। फिर आपने कहा मायावती जी मिली नहीं। अगर आपका कोई समय होगा तब तो आदमी मिलेगा, तो आरोप तो गलत है कि मिली नहीं। मायावती जी देश की बड़ी नेता हैं, पूरी समाजवादी पार्टी, हम सब उनका सम्मान करते हैं। और कांग्रेस के नेता गौतम जी और लोग जो मिलने गए थे, अगर शिष्टाचार भेंट थी तो उनको समय लेना चाहिए था और मिलना चाहिए था, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आप अपने मन से बता दीजिए कि हम स्वास्थ्य की जानकारी लेने गए थे। मायावती जी यहाँ तक मेरी जानकारी बिल्कुल स्वस्थ हैं, अपना काम कर रही हैं, तो आप कोई डॉक्टर तो नहीं जो बता रहे हम स्वास्थ्य की जानकारी लेने गए थे। तो ये अच्छी बात नहीं है कि बिना समय से किसी से मिलने जाइए और फिर कहीं मुलाकात नहीं हुई। जहाँ तक आप गठबंधन की बात पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, हम सब के नेता अखिलेश यादव जी ने कई मौकों पर कहा है कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े थे, हम कांग्रेस के साथ चुनाव 27 का लड़ेंगे। अखिलेश जी बड़े मन के, बड़े दिल के नेता हैं, वो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखते, जो कह दिया वही फाइनल है, तो हम तो साथ हैं, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। इतिहास साक्षी है कि समय की नब्ज को ना पहचानने वाले राजनीतिक दलों को समय कभी क्षमा नहीं करता। महिला नेताओं को भी कोई रियायत नहीं है। इन तीन देवियों और उनके दलों का ये हश्र देश के अन्य तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि यदि उन्होंने समय रहते अपने भीतर आंतरिक लोकतंत्र और ईमानदारी को बहाल नहीं किया, तो इतिहास के पन्नों में सिमट जाना ही उनकी नियति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।